नजम सेठी साहब, अमूमन बिल्ली थैले से बाहर आती है, आज तो आपकी पॉकेट से लोमड़ बाहर आया हुआ है। ओए होए, अच्छा, बड़ी आप ऑब्जर्वेंट है। मेरी बात जो एक्चुअली वो जिस अंदाज में मुझे आंखें निकाल रहा है, दिखा रहा है ये लोमड़, उससे थोड़े से मैं तशवीश में मुब्तला हो गई हूँ कि एक तरफ हमें महंगाई आंखें निकाल के देख रही है, बजट आंखें निकाल के देख रहा है, उस पर आप लोमड़ भी ले आए हैं। तो मैं चिड़िया की फारा कर दूं चिड़िया को? मेरा ख्याल है चिड़िया के बाद मार्केट में बहुत से परिंदे लोग ले आए, कोई उकाब, कोई फाख्ता उड़ाता रहता है, तो मेरा ख्याल है अब आपका लोमड़ आ जाना चाहिए मार्केट में। आना चाहिए। डन हो गया। तो फिर ये लोमड़ आएगा तो मैं टाई भी उतार देंगे। टाई उतार देंगे? हाँ, ताकि लोमड़ को घूमने फिरने। वजह ये है गर्मी बड़ी हो गई है। मैं गर्मी मौसम की बात नहीं कर रहा। अच्छा। वैसे बड़ी घुटन हो रही है। घुटन हो रही है? हाँ। क्यों? हर किस्म के कानून हमारे खिलाफ आ रहे हैं, हर किस्म के टैक्सेस बढ़ रहे हैं, घुटन ही है ना ये। अच्छा। तो मेरा ख्याल है टाई उतार के इंतजार करें कि फिर आस्तीन भी किसी स्टेज पे उचक ली जाए, है मेरा ख्याल है। हाँ, आज टाई लग गई है, बस कल से फिर आयशा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो नो टाई। मेरी इजाजत की आपको क्या जरूरत है? घुटन का इजहार तो किसी भी तरह से किया जा सकता है। चलो डन हो गया फिर। चलें, लेट्स गेट ऑन विद इट। अगर आप टाई उतार देंगे मतलब ये आप इस कोट से भी अलग हो जाएंगे, फिर ये लोमड़ हमें कैसे नजर आएगा? टी शर्ट पहन के आऊंगा, जैसे इमरान खान ने वो ब्लू शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिसके बाद वो वायरल हो गई थी और लोगों ने ब्लू शर्ट पहन के आऊंगा मैं। हाँ, ताकि ये इल्जाम लग जाए कि सेठी हूं पीटीआई का बंदा बढ़ गया। आप पे तो तरह तरह के इल्जामात लगे रहते हैं, आप कभी किसी की भी बात करते हैं, आप उसके बंदे हो जाते हैं, फिर वो शेयर होता है आगे। ठीक है, डन हो गया। लेकिन बात ये है कि नीली टी शर्ट जरूर पहननी है। नीली टी शर्ट आप इंस्पायर होके तो नहीं पहनेंगे? मैं यहाँ भी 2 बटन खोल के बैठूंगा। क्या बात है, क्या वैसे ये घुटन के आप एहतजाज के लिए कर रहे होंगे ना, ऐसा इंस्पायर होके तो नहीं? पंजाब के गवर्नमेंट का जो कानून आया है, फिर वो पीका शिका लगा हुआ है। हाँ। और हर रोज हमें ये कहा जाता है ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, फिर सेंसर बोर्ड्स बैठे हुए हैं चैनल्स के ऊपर, तो फिर अब हालात ऐसे ही चल रहे हैं ना। हाँ ठीक है, एहतजाज का अच्छा तरीका है, फिर सब लोग ये समझ जाएं कि सेठी साहब का जो नया ड्रेस कोड होगा वो एहतजाज के लिए होगा। बिल्कुल। और लाइट कलर आप ब्लू का इसलिए पहन के आएंगे कि गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत हाई है, उस टेम्परेचर हाई के साथ तो दिमाग घूम रहा है, लेकिन जो बजट आया है ना उसको पढ़ के, उसके अदादोशुमार पढ़ के सभी कुछ घूम गया है। ज़मीन भी 180 पे घूम गई है, दिमाग भी 180 पे घूम गया है, और आंखें चकरा गई हैं कि क्या बनेगा इस मुल्क का। एक अरसे से हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हम IMF के चुंगल से जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक 25 के करीब बजट ऐसे हैं जो IMF के अंडर ही बने, और इसको सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था, एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये तो सारा IMF का फरमाइशी बजट होगा, और यही बात की जा रही है। लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना आए, उनका ये पहला इम्तिहान था, और इस हुकूमत का भी ये पहला इम्तिहान है शहबाज शरीफ साहब की। जब ये बजट पेश किया जा रहा था और उसके बाद से जो अब तक के तबसरे हैं वो सभी सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका अंदाज़ है आम फहम, हर बंदा सुनता है आपको इसलिए कि आप उसके समझ के मुताबिक बात करते हैं। मेरा आपसे सवाल पहला ये है, सादा सा, कि पहला इंप्रेशन आपका इस बजट को सुनते हुए या जानते हुए क्या था? हाँ सही है, पहला इंप्रेशन क्या था? देखिए, हमने ये सुना था IMF से और हुकूमत से भी कि ये बजट जो है एक स्टेबलाइजेशन बजट है, ये ग्रोथ बजट नहीं है। मतलब स्टेबलाइजेशन का ये है कि हम इतनी तरक्की की तरफ नहीं देख रहे कि हमारी कितनी फ़ीसद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ती है कि नहीं, हम इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इस साल शायद ग्रोथ कम होगी, क्योंकि ग्रोथ के साथ महंगाई भी आती है, इन्फ्लेशन भी आती है, तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे और स्टेबलाइजेशन करेंगे और डेट पेमेंट्स की तरफ देंगे तवज्जो, ग्रोथ की तरफ नहीं देंगे जी। मगर जब ये तो इस वक्त 3.6% प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, तो ये तो ना IMF का फार्मूला है ना आपका अपना फार्मूला है। IMF का तो फार्मूला, ये वर्ल्ड बैंक का फार्मूला तो यही था कि 2% ग्रोथ, 2-2.5%, इससे ज़्यादा नहीं करनी। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर बहुत से खर्चे करेंगे आप, जब आप खर्चे करेंगे तो फिर महंगाई भी होगी, ठीक है ना जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ना इधर का रहा ना उधर का रहा, 3.5% ग्रोथ भी डाल दी, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम महंगाई को कम करेंगे। अब वो क्या कैसे करेंगे वो आप डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या ये 3.5% इनको ग्रोथ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? क्या ये जो टैक्स टारगेट्स इन्होंने सेट किए हैं ये इनको मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे? इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, आमतौर पे आयशा जी, जो फार्मूला है, फिलॉसफी जो है जी, वो ये होती है कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो, इकोनॉमी जितनी मईशत बढ़े, उतने टैक्स रेवेन्यू बढ़ते हैं। क्यों? कि हर बंदा टैक्स दे रहा होता है, या थोड़ा या ज़्यादा, जैसे जैसे उसकी आमदन बढ़ती है तो टैक्स का भी हिस्सा बढ़ता जाता है। तो इसलिए आमतौर पे ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे, और अगर टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है तो फिर ग्रोथ ज़्यादा करें,
ठीक है, अगर एक बंदा है उसकी इनकम जो है वो 100 रुपये है और उसके ऊपर 10 रुपये वो टैक्स देता है, जब उसकी इनकम 150 हो जाएगी तो वो 15 रुपये देगा उसके ऊपर, तो टैक्स भी बढ़ेगा और ग्रोथ भी होगी। तो मगर ये जो फलसफा इधर आया है वो ना ज़्यादा ग्रोथ भी है और टैक्स को भी बढ़ा दिया है। हालांकि जब ग्रोथ होती है तो टैक्स रेट को कम करते हैं ताकि टैक्स ज़्यादा लोग दें। तो यहाँ कुछ मिला जुला मुझे नज़र आ रहा है कि एक तरफ टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रोथ को भी बढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैं आपकी एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरे हिसाब से आपकी जो जेब में जो इनकम आती है ना वो कम हो जाएगी अब। अच्छा, आपको जो भी तनख्वाह मिलती है जिस कैटेगरी में आप पढ़ती हैं, मैं अभी जिक्र करता हूँ उसका, ये एग्जांपल मैं सबके लिए दे रहा हूँ। ठीक है। अगर आपके पास टैक्स काट के इस वक्त बजट से पहले 100 में से लेट्स से आपको 70 रुपये बचते थे, 30 रुपये कट जाते थे, ठीक। अब अगर आपके 35 रुपये कटेंगे तो इसका मतलब है आपके पास 60-65 रुपये रह जाएंगे खर्च करने के लिए। तो खर्च करने के लिए कम मिलेंगे ना पैसे। अगर आप खर्च करने के लिए कम होगा तो इसका मतलब है आप मार्केट में जब खरीदने जाएंगी कोई चीज़, तो जहाँ 1 दर्जन आप अंडे लेती थी तो आप 6 ले लेंगी। हाँ, मोहतात हो जाएंगे। मोहतात हो जाएंगे। तो घर में भी जो 3-3 अंडे 2-2 अंडे खाते थे वो भी थोड़ा कम कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी इनकम जो रियल इनकम है वो गिर जाएगी। उसके साथ आप मार्केट से कम खरीदेंगे। जब आप कम खरीदेंगे तो प्रेशर, कीमतों बढ़ाने के वाले जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कीमतें तो बढ़ती हैं जब थोड़ी चीजें हो और पैसा ज्यादा हो। हाँ, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई थोड़ी हो। तो यहाँ तो डिमांड गिर जाएगी। जब डिमांड गिरेगी तो फिर सप्लाई तो उतनी की उतनी होगी जितनी पहले है, तो फिर कीमतें गिर जाएंगी। पहले 10 अंडे बेचने होते थे 10 रुपए पर अंडा, अब 10 अंडे 8 रुपए पर अंडे बेचने पड़ेंगे उनको, नहीं तो वो बिकेंगे नहीं, खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मगर यहाँ सूरत हाल ये हो रही है कि एक तरफ वो आपकी इनकम गिरा रहे हैं मिडिल क्लास की, जो सैलरीड लोग हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरी तरफ वो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, बढ़ा के इनकम कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जीएसटी लगा रहे हैं। हर चीज़ जो आप खरीदने जाएंगी उसके ऊपर एक और टैक्स भी लगा हुआ है। तो आपको दो तरफ से डज लग जाएगी। एक आपकी इनकम कम हो जाएगी, दूसरी जो आप चीज़ खरीदने जाएंगे पहले वो उसके ऊपर जीएसटी 8% था या था ही कोई नहीं, जनरल सेल्स टैक्स। अब हर चीज़ के ऊपर जनरल सेल्स टैक्स आ गया। यहाँ तक कि किताबें जो आज तक 70 साल की पाकिस्तान की वजूदगी में किसी ने किताबों के ऊपर सेल्स टैक्स या टैक्स नहीं लगाया था, क्योंकि वो तो पढ़ाई लिखाई के लिए है। तो इन्होंने 6% किताबों के ऊपर भी लगा दिए। तो अब आप सोचिए कि गरीब आदमी जो पढ़ाई के लिए किताबें लेता था, उसके वो भी जब जाएगा तो उसको भी 6% देना पड़ेगा। और ये भी कह रहे हैं कि अगले साल ये 6 नहीं 12% होगा। तो हर चीज़ के ऊपर उन्होंने टैक्स भी लगा दिया है। और आपकी जो इनकम है, जो आपके हाथ में पैसे आते हैं, वो भी कम कर दिए। तो आपको तो दो तरफ से डज लगेगी अब। बिल्कुल। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि क्या इतना सारा टैक्स आपको, एक तरफ आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये है कि आपके लिए चीजें महंगी हो रही हैं। तो फिर ये कैसे काम चलेगा? महंगाई कैसे 12%? तो फिर ये ग्रोथ कैसे होगी? 3.5% की ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ तो होती कि आपकी इनकम बढ़ जाती, जीएसटी ना लगता, आप जाके और खरीदते। जब आप और चीजें खरीदते तो फैक्ट्री वाले जो और चीजें बनाते तो और लोगों को मुलाजमत मिलती, तो ग्रोथ होती। मगर वो तो हो नहीं रही है। एक तरफ इन्होंने टारगेट किया 3.6% ग्रोथ का, दूसरी तरफ आपकी डिस्पोजेबल इनकम जो है मिडिल क्लास की वो कम कर दी है, जो कि बेसिकली जो परचेजिंग पावर है इस वक्त वो मिडिल क्लास ही होती है, जो कि शॉपिंग मॉल्स पे भी जाती है, इधर भी जाती है, खाने भी जाती है। अपर क्लासेस तो घर में ही सारा कुछ करते हैं ना, उनके पास तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। और गरीब जो लोग हैं वो तो वैसे ही बेचारे पिस जाते हैं, उनकी तो इनकम नहीं बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन जो है वो जीएसटी के साथ जो महंगाई कम होनी थी वो बढ़ जाएगी। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इसके पीछे फलसफा क्या था। मेरा ख्याल है इस किस्म की मजबूरी थी कि IMF कह रही थी हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें नहीं फिक्र के कितने लोग बेरोजगार हो जाते हैं, हमें चाहिए टैक्स। अच्छा। तो आप इसलिए टैक्स कलेक्शन की तरफ जाएं, और अगर लोग अपनी खरीदो फरोख्त कम हो जाती है तो ग्रोथ कम हो जाती है तो फर्क नहीं पड़ता। आप पैसे अपने पूरे करें और जो कर्जे लिए हैं वो वापस करें। मगर हुआ ये है कि आधा इधर का बात होगी, आधी उधर की बात होगी। तो पहला प्रॉब्लम तो मेरा इस बजट के साथ ये है कि फैसला नहीं किया कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है या टैक्स ओरिएंटेड बजट है। कोशिश की गई है ग्रोथ भी और टैक्स भी कलेक्ट किया जाए। तो एक तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे अचीव करेंगे इस चीज़ को। बहरहाल ये तो एक मोटा मेरा इंप्रेशन है। तो टैक्स नेट में फाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो रूल्स बने हैं उनको आप कैसे देखते हैं? 45% तक नॉन फाइलर। पहली बात तो आयशा यही है ना कि जो लोग टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं उनके ऊपर वो और ज़्यादा टैक्स देंगे। वो
ठीक, सैलरीज हमने बताया, वो तो जो इन्होंने इनकम टैक्स लगाए हैं सैलरी क्लास के ऊपर, कोई 250 अरब रुपया इन्होंने सैलरी क्लास से निकालना है टैक्स। कोई छोटा अमाउंट तो नहीं है ना। नहीं है। अच्छा, अब बात यह है कि जिस बंदे की इस वक्त तनख्वाह है 50,000 रुपये महीना, उसके ऊपर तो ना पहले टैक्स था तो ना अब है। मगर जैसे ही वो 7.5, जैसे ही वो 75,000 रुपये महीने पे चला जाता है, तो पहले वो 7.5 लाख 7,500 टैक्स दे रहा था, अब वो 15,000 टैक्स देगा। 100% उसका टैक्स ब्रैकेट बढ़ गया। सिर्फ 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह बढ़ी है जी। पहले 50 थी, अब 75 हुई, और उधर टैक्स रेट जो है वो डबल हो गया। इनकम जो है वो 50% इंक्रीज की है, 50 से 75, 50%। टैक्स 15,000 से 30,000, 100%। तो एक तरफ तो, और ये बिल्कुल सारे स्लैब्स के अंदर इसी तरीके के साथ है, दरमियाने स्लैब्स के अंदर। और जो सबसे ऊपर वाला स्लैब है, जो बहुत अमीर लोग हैं, जो कि जिनका माहवार जो है इनकम जो है, मंथली सैलरी जो है वो 20 लाख से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो पहले देते थे वो अभी भी वही देंगे, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो बहुत अमीर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो दरमियाने लोग हैं, जिसकी तनख्वाह 50,000 से लेके या 70,000 से या 80,000 से लेके 4-5 लाख तक है महीने की, उनको डस पड़ेगी, उनकी इनकम भी कम हो जाएगी, और जो कीमतें हैं जो ख़रीदने जाएंगे उनकी कीमतें भी बड़ी होंगी। किताब लेनी है तो GST, कोई बच्चों के लिए दूध लेना है वो डब्बे वाला, उसके ऊपर भी GST। तो हर किस्म की चीज़ उनके लिए महंगी हो जाएगी, तो उनकी जो जेब में पैसे रह जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है मिडिल क्लास को तो जो जिसे हम कह रहे थे कि दुनिया इस वक्त जो सरमायादारी निज़ाम है वो उसी वक्त आगे बढ़ता है, जबकि मिडिल क्लास किसी मुल्क की बढ़ती है। जैसे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मिडिल क्लास, हमारी मिडिल क्लास को तो ठाप पड़ गई इस बजट के साथ। तो सेठ साहब, जब टैक्स शरह में इजाफा होता है तो टैक्स चोरी में इजाफा नहीं होता? स्पेशली पाकिस्तान में तो ये देखा गया है कि अब ये टैक्स चोरी वाला मामला, अब टैक्स चोरी वाला मामला है, इन्होंने 3 कैटेगरीज कर दी हैं। वो लोग जो टैक्स फाइल करते हैं, वो लोग जो टैक्स नहीं फाइल करते अपने रिटर्न्स, और वो लोग जो कर देते हैं मगर उसी वक्त जब मजबूरी होती है तो वो लेट करते हैं, देर से। तो इन्होंने ये किया कि जो लोग फाइल करते हैं उनके लिए तो वही पुराने कानून है, मगर टैक्स रेट बढ़ा दिया। मगर जो लोग नहीं करते उनके ऊपर ठीक ठाक डज लगाई इन्होंने, और मैं समझता हूँ ये अच्छा काम करेगी। ये काम करेगी। उसकी वजह ये है कि अब देखें ना, वो कहते हैं अब बाहर नहीं जा सकते, हज के लिए तो जा सकते हैं। अब बंदा हज के लिए एक ही दफ़ा जाएगा ना साल में, तो उसके बाद अगर आपने लंदन जाना है या इधर जाना है या उधर जाना है किसी चीज़ के लिए, तो आपको जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे पहले दिखाएं आपका नेशनल टैक्स नंबर, आप बताएं आपने फ़ाइल किया कि नहीं किया। जैसे ही आप फाइल करेंगे, जो भी है, 2 रुपये की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या 10 रुपये की या 1 लाख रुपए की, आप नोटिस में तो आ जाते हैं ना। फिर आपको किसी वक्त भी आपको चेक किया जा सकता है। तो कोशिश यही है कि हर बंदे को टैक्स रिटर्न्स उनको फाइल कराएं। जैसे ही वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, फिर ये उनके लिए एक चॉइस होगी, झूठ बोलना है या सच बोलना है। अगर तो सच बोलेंगे तो ढेर सारा टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर फाइल झूठ बोलेंगे तो फिर वो कहते हैं 6 माह की, पकड़े जाएंगे तो 6 माह की इम्प्रिजनमेंट भी होगी, फाइन भी होगा। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा किया उन्होंने। देखिए, हम पुराने ज़माने में, आयशा, ये एक फ़लसफ़ा था जब जमहूरियत का निज़ाम आया यूरोप के अंदर, तो उस वक्त ये था कि जब तक आप टैक्स देते हैं तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसका ये है कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको वोट भी नहीं मिलता था पुराने ज़माने में। अच्छा। यूरोप के अंदर जब से आपने टैक्स देना पिया, आप टैक्स पेयर बने तो आप वोटर भी बन गए। ठीक है। तो अब यहाँ भी वो यही कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपसे बहुत सी इस वक्त जो सिटीजन्स की जो सहूलतें आपको मिली हुई हैं वो आपसे छीन ली जाएंगी। तो अब यही हो गया कि अब टैक्स देना पड़ेगा सबको। अच्छा, अब बात यह है कि कौन से लोग हैं जो झूठ बोलेंगे, कौन से सच बोलेंगे। सच बोलेंगे तो जेबें कट जाएंगी, तो मेरा ख्याल झूठ तो सारे बोलेंगे। उसमें से कौन से पकड़े जाते हैं और कौन से नहीं पकड़े जाते, आज नहीं कल नहीं परसों। टैक्स अथॉरिटीज़ के पास 5 साल होते हैं, आयशा, कि 5 साल पीछे भी जाके वो कोई ना कोई आपका केस खोल सकते हैं। तो आज झूठ बोल के आप निकल जाएंगे, आपको चेक नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है चलो जी। अगले साल फिर झूठ बोल कर निकल जाएंगे कि जी मैं तो सिर्फ 10 रुपये देने दें। तीसरे साल शायद पकड़े जाएं आप, तीसरे साल स्क्रूटनी में आ जाएं आप। वो कंप्यूटर के जी इनको भी चेक कर लें। जब उनको चेक किया जाएगा तो आप पकड़े जाएंगे। जब आप पकड़े जाएंगे तो पिछला हिसाब भी निकल आएगा,
उसके ऊपर भी निकल आएगा और पेनल्टियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं झूठ पकड़ा जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये अच्छा है कदम उठाया उन्होंने हाँ। कि टैक्स जो लोग फाइल नहीं करते उनके ऊपर प्रेशर होगा फाइल करने का। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज तुम और मैं तो हमारा तो टैक्स जैसी तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह टैक्स काट के ही दे देते हैं, पहले सारा कुछ ही कट जाता है जी। ठीक है, तो हम तो छुपा नहीं सकते। तो जो लोग छुपा रहे हैं या फाइल नहीं कर रहे उनके लिए अब प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा। और मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम उठाया। हाँ, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 95% जो रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो नॉन फाइलर्स हैं, और आप ये समझते हैं कि इस तरह के अगर लॉज बन गए जिस तरह के आप बता रहे हैं तो कामयाबी से आ जाएंगे वो टैक्स नेट में। देखिए आज नहीं कल नहीं परसों अब ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये अब होगा यही कि वो आएंगे। अच्छा। हर बंदा फाइल तो करेगा मगर झूठ बोलेगा। किसी की दुकानदार की सेल है से 50,000 रुपये दिन की, ठीक है, अगर वो 50,000 रुपये दिन की सेल देता है तो उसके ऊपर टैक्स कम से कम 5,000 रुपये तो निकलेगा दिन का। वो तो नहीं दिखाएगा। अच्छा। क्योंकि आजकल तो कुछ नहीं दे रहा वो। तो वो करेगा क्या कि वो 5,000 की जो 50,000 की जो सेल है वो कहेगा मेरी 15,000 की सेल हुई है। अच्छा। और मेरे 14,000 के खर्चे थे। हाँ। किराया था, बिजली का बिल था, ये तो मेरा तो बस मर के मैं तो जी रहा हूँ, तो मैंने टैक्स कर देना। अच्छा। मगर कल को परसों को कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा, वो स्क्रूटनी में आ जाएगा। तो